हेलो। सो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने प्लेन्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। तो दो टॉपिक बचे हुए हैं, वो दो टॉपिक और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर्स तो देखो फंडा वही है, 2D के लाइन के फॉर्मूले, 3D के प्लेन के फॉर्मूले। तो 2D में कैसे देखते हैं, ये लाइन 1 है, लाइन 1 इक्वल टू 0, ये लाइन 2 इक्वल टू 0। तो उसकी एक बाइसेक्टर आएगी B1 इक्वल टू 0 और दूसरी बाइसेक्टर आएगी B2 इक्वल टू 0। और बाइसेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बाइसेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये अपन ने लाइंस में देखा। अब देखते हैं प्लेन में क्या फ़र्क आएगा। तो देखो, अगर ये लाइन 1 को अगर मैं बोर्ड के परपेंडिकुलर अगर बाहर लेता हूँ तो प्लेन बन जाएगा। L2 को अगर मैं बोर्ड के परपेंडिकुलर लूँगा, एक्चुअली ये चारों को ना बोर्ड के परपेंडिकुलर अगर बाहर उठाओगे तो क्या दिखेगा, प्लेन्स दिखेंगे। तो ये हो गया प्लेन 1 इक्वल टू 0, ये हो गया प्लेन 2 इक्वल टू 0, और ये उसका बाइसेक्टर 1 और ये बाइसेक्टर 2 इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट आता है इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे निकालते थे अच्छा प्लेन की इक्वेशन कैसे देगा वो, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0। और प्लेन 2 का इक्वेशन कैसे देगा, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। तो 2D में हम लोग एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन कैसे निकालते थे, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो ये हो गया 2D में लाइंस के बीच के एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन। 3D में प्लेन, तो बस फर्क क्या पड़ेगा, एक एक टर्म और एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो ये c1z प्लस d1 नीचे प्लस c1 स्क्वायर और c2z प्लस d2 और नीचे प्लस c2 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन प्लेन के केस में। तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो एक एंगल बाइसेक्टर आएगा, और नेगेटिव साइन लेंगे तो दूसरा एक एंगल बाइसेक्टर आ जाए। मतलब पॉजिटिव साइन लेके जो इक्वेशन आएगी उसका नाम दे दिया b1 इक्वल टू 0, और नेगेटिव साइन लेके जो दूसरी इक्वेशन आएगी उसका नाम दे दिया b2 इक्वल टू 0। फिर एक क्वेश्चन उठता है कि प्लेन्स के बीच का एंगल एक एक्यूट होगा और एक ऑब्ट्यूज होगा, तो कौन सा वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, कौन सा वाला ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। तो ये अभी देखते हैं। उससे पहले एक और टॉपिक है कवर करने के लिए, ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर। ये भी 2D में लाइन में लिया था, ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर्स। तो इसका क्या मतलब होता है, जो प्लेन होते हैं, प्लेन जो होंगे वो 4 रीजन में डिवाइड करेंगे, ये 4 रीजन में डिवाइड करेंगे। अब 3D में ओरिजिन जो होता है वो एक ही पॉइंट होता है, तो कहीं ना कहीं ओरिजिन होगा। तो जहाँ कहीं ना कहीं ओरिजिन होगा, तो जिधर ओरिजिन होगा तो जो एंगल ये ओरिजिन का, क्योंकि ये 4 एंगल है, तो जो एंगल ओरिजिन कंटेन कर रहा होगा तो उसको बोलेंगे ओरिजिन कंटेनिंग एंगल, ओरिजिन कंटेनिंग एंगल। नेक्स्ट उसकी जो एंगल बाइसेक्टर होगी उसको बोलेंगे ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर। अच्छा, ये ज़रूरी है कि वो ओरिजिन से पास हो। अच्छा, ये कैसे समझेगा कि वो ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं। तो देखो प्लेन की इक्वेशन में ax प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0। तो d1 ये बताता है कि पासिंग थ्रू ओरिजिन या नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो d1 अगर 0 है, तो d1 अगर 0 है तो इसका मतलब है प्लेन ओरिजिन से पास हो रहा है। तो कांस्टेंट हम देखकर ही बता सकते हैं कि वो ओरिजिन से पास होगा कि नहीं होगा। तो सेम यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं जनरल बात कर रहा हूँ, तो ओरिजिन से पास हो ये ज़रूरी नहीं है। तो ये दो प्लेन 4 रीजन बनाएगी, 4 एंगल्स बनाएगी। तो जिस एक एंगल में ओरिजिन आएगा उसको बोलेंगे ओरिजिन कंटेनिंग एंगल, और उसकी जो एंगल बाइसेक्टर होगी उसको बोलेंगे ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर। ये अपन ने 2D में लाइंस में भी देखा है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखा तो बस चलता है, ये b1 इक्वल टू 0। तो बस करना क्या है कि एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन, तो a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 अपॉन रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये वही प्लेन्स के एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन। तो इसमें करना क्या है, मेक श्योर कि d1 और d2 जो हों वो पॉजिटिव होने चाहिए। अच्छा, ये पॉजिटिव का क्या मतलब है, तो देखो सपोज इक्वेशन है 3x प्लस 2y प्लस 5z प्लस 7 इक्वल टू 0, तो ये पॉजिटिव है। मान लो इक्वेशन है -5 इज इक्वल टू 0, तो ये नेगेटिव है,
तो इसको पॉजिटिव बना सकते हैं। कैसे? माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो अल्टीमेट एम ये होता है कि इसको पॉजिटिव बनाना होता है कांस्टेंट टर्म को। तो कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बनाना होता है। तो कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बना दिया तो पॉजिटिव साइन से जो एंगल बाइसेक्टर आएगी वो ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर होती है। पॉजिटिव साइन से जो एंगल बाइसेक्टर आएगी वो ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर होती है। और नेगेटिव साइन से जो आती है वो नॉट ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर आती है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर और नॉट ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर। अब बचता है कि कौन सा एंगल बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज होगा, कौन सा एक्यूट होगा। तो यानी ऑब्ट्यूज एंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो देखो, प्लेन 1 की इक्वेशन दे रखी है, प्लेन 2 की इक्वेशन दे रखी है। पॉजिटिव साइन से B1 की इक्वेशन निकाल लेंगे, नेगेटिव साइन से B2 प्लेन की इक्वेशन निकाल लेंगे। अच्छा, ये तुम्हें देखने को ज़रूर मिलेगा कि B1 इज़ परपेंडिकुलर टू B2। तो एंगल बाइसेक्टर एक्चुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। एंगल बाइसेक्टर्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। अब आता है कि कैसे निकालेंगे कि कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है, कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है। तो मेथड वन क्या करेंगे? P1 और B1 के बीच का एंगल निकालेंगे। तो बाइसेक्टर 1 और प्लेन 1 के बीच का एंगल निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे? वो कॉस थीटा से। कॉस थीटा से कैसे निकालेंगे? दोनों के नॉर्मल वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से। तो वहाँ से वैल्यू निकालेंगे। तो देखो, तो बाइसेक्टर 1 और प्लेन 1 के बीच के एंगल से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर, कौन सा नॉट ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर है। तो सपोज अगर मान लो कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी और 1/√2 से बड़ी है, 1 से छोटी और 1/√2 से बड़ी है, तो इसका मतलब जो थीटा होगा वो 0 डिग्री से बड़ा और 45 डिग्री से छोटा होगा। तो इसका मतलब ये एंगल 0 से 45 है, तो पूरा एंगल 0 से 90 होगा। तो यानी ये एक्यूट एंगल होगा। तो बाइसेक्टर 1 जो इक्वेशन होगी वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगी और दूसरी वाली ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो जाएगी। दूसरी वाली ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो जाएगी। फिर से देखते हैं, अगर थीटा एंगल B1 और B2 के B1 और प्लेन के बीच का एंगल, तो अगर कॉस थीटा 1/√2 से छोटा और 0 से बड़ा है तो इसका मतलब थीटा जो है वो 90 डिग्री से छोटा और 45 डिग्री से बड़ा है। तो अगर एंगल 45 डिग्री से 90 है तो उसका डबल जो होगा वो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा, क्योंकि मैंने थीटा इसको पकड़ा है, थीटा इसको पकड़ा है। तो वो फिर 90 डिग्री, तो प्लेन्स के बीच का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से 180 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑब्ट्यूज एंगल है। तो बाइसेक्टर 1 जो आएगी वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। और बाइसेक्टर 2 जो होगी वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा, है ना। मेथड टू भी इजी है। मेथड 2 में क्या करेंगे? प्लेन 1 पे एक पॉइंट मान लो, मतलब देखो इक्वेशन दी है, मान लो 2x + 3y + 5z - 5 = 0। तो इसमें क्या करो, y को 0, z को 0 पुट कर दो, तो x आ जाएगा 5/2। तो पॉइंट हो गया 5/2, 0, 0। तो इस तरह से पॉइंट मान लो कि बस वो उनके इंटरसेक्शन पे लाइन ही करना चाहिए। तो पॉइंट इस तरह से होना चाहिए कि प्लेन के इंटरसेक्शन यानी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे लाइन ही करना चाहिए। तो पॉइंट इस तरह से होना चाहिए कि वो प्लेन्स के जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उस पर नहीं होना चाहिए। तो पॉइंट अपन ने मान लिया, तो ये जैसे मान लिया x1, y1, z1 बोल देता हूँ फिलहाल। तो इस पॉइंट से क्या करेंगे, दोनों प्लेन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। तो B1 वाले से निकाली तो वो P1 डिस्टेंस है और B2 से निकाली तो वो P2 डिस्टेंस है। अच्छा, ये दोनों बराबर अगर आई तो इसका मतलब होगा P1 खुद B1 और B2 के एंगल बाइसेक्टर है। अगर P1 = P2 आ जाएगा तो B1 और B2 के एंगल बाइसेक्टर P1 हो जाएगी। तो फिर ये सब एक दूसरे के एंगल बाइसेक्टर हो जाएंगे। तो ये तभी पॉसिबल है जब प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि उस समय एंगल्स, ये सारे एंगल्स एक दूसरे में 45 डिग्री आ रहे होंगे।
तो P1 P2 विल बी परपेंडिकुलर, B1 B2 विल बी परपेंडिकुलर। तो ऐसा, तो वो कौन सी कंडीशन हो गई, 90 डिग्री वाली हो गई। तो अपने को तो एक्यूट और ऑब्ट्यूज ढूंढना है। तो देखो, तो P1 इज ग्रेटर देन P2, तो P1 अगर P2 से बड़ा है तो यानी P1 वाले का मुंह P2 से ज़्यादा खुल रहा है, तो यानी ये वाला ऑब्ट्यूज हो जाएगा, ये वाला एक्यूट हो जाएगा। तो B1 हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर और B2 हो जाएगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और P1 अगर P2 से छोटा है, तो P1 अगर P2 से छोटा है तो इसका मुंह कम खुल रहा है और इसका मुंह ज़्यादा खुल रहा है, तो जिसका ज़्यादा मुंह खुलेगा वो ऑब्ट्यूज होगा। तो B2 विल बी ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर एंड B1 विल बी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। नेक्स्ट है फैमिली ऑफ प्लेन्स। तो जैसे फैमिली ऑफ लाइंस होती है वैसे ही फैमिली ऑफ प्लेन्स, तो जैसे फैमिली ऑफ लाइंस होता है वैसे ही फैमिली ऑफ प्लेन्स। तो इस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं कि 2D में जैसे लाइंस होती हैं, लाइन 1 इक्वल टू 0 और लाइन 2 इक्वल टू 0, और इनके इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइंस की इक्वेशन निकालते हैं। तो L1 प्लस लैम्डा टाइम L2 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है, बस ये सब सारी लाइंस को बोर्ड के परपेंडिकुलर उठा दो, सारी लाइंस को बोर्ड के परपेंडिकुलर उठा दो। तो सारी लाइंस को बोर्ड के परपेंडिकुलर उठाओगे तो ये सारे लाइंस प्लेन्स बन जाएंगे, और वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट भी उठेगा बोर्ड के परपेंडिकुलर, तो वो पॉइंट लाइन बन जाएगी। तो देखो, तो ये हो गया प्लेन 1 इक्वल टू 0, ये हो गया प्लेन 2 इक्वल टू 0, और प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन्स की इक्वेशन क्या होगी, P1 प्लस लैम्डा टाइम P2 इक्वल टू 0, फिर लैम्डा इज द पैरामीटर। तो लैम्डा की वैल्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो लैम्डा की वैल्यू रखते जाओ, एक एक प्लेन की इक्वेशन आती जाएगी। तो वही सेम फंडा है जो 2D में लाइंस में था। तो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन्स की इक्वेशन क्या होगी, P1 प्लस लैम्डा टाइम P2 इक्वल टू 0। टू फाइंड अ यूनिक प्लेन you need a unique value of lambda. For a unique value of lambda there must be a unique condition. कभी भी दो प्लेन का सेम लैम्डा नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, दोनों का लैम्डा अलग होगा। ये लैम्डा 1, ये लैम्डा 2, ये लैम्डा 3, ये लैम्डा 4। तो हमेशा दो प्लेन का दो अलग वैल्यू ऑफ लैम्डा, टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा आएंगी। फॉर टू डिफरेंट प्लेन्स देयर विल बी टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो ये सर फिर क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें और ज़्यादा समझ में आएगा।